इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में बेसिकली हमको 4 फॉर्मेट सीखना होगा। बुक प्रॉफिट, फिर उसके बाद टोटल इनकम, फिर एलोकेशन ऑफ इनकम और फिर उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल लायबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि एग्जाम में आखिर क्वेश्चन किस टाइप का आएगा जिसके बेसिस पे हमको ये सब बनाना रहेगा। जैसे देखिए, ये सेमेस्टर 6 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बोल दिया रहेगा कि यहाँ पे एक पीएल अकाउंट बना रहेगा। ठीक है, अब पीएल अकाउंट में क्या क्या चीजें डेबिट है, क्रेडिट है, वो सब बताया रहा होगा आपको। और लास्ट में आपसे पूछा गया होगा कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म एंड टैक्सेबल इनकम ऑफ द पार्टनर्स, और फिर फर्म फुलफिल करती है कंडीशन की नहीं करती है, वो सब पूछा होगा। ये सब चीज आप टेंशन मतलब इस सबको समझाऊंगा मैं। ठीक है, अभी मैं बस दिखा रहा हूं कि कैसा क्वेश्चन आखिर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक इस तरीके का सीधे सीधे आपको वही पीएल अकाउंट दिया रहेगा और यहाँ पे पूछा रहेगा फाइंड आउट द नेट इनकम एंड टैक्सेबल लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर द असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो नेट इनकम, टैक्सेबल लायबिलिटी, तो इसके लिए भी सबसे पहले आपको वही बुक प्रॉफिट, फिर टोटल इनकम, फिर उसके बाद एलोकेशन ऑफ इनकम और टैक्सेबल लायबिलिटी निकालना होगा। ठीक है, या फिर पीएल अकाउंट दे के लास्ट में ये भी पूछ सकता है सीधे कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म एंड इट्स टैक्स लायबिलिटी अज्यूमिंग दैट द फर्म डज नॉट फुलफिल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 184। ये जो डज नॉट फुलफिल है वो भी समझाऊंगा क्या है। बस अभी आप ये देख लो कि जैसे टोटल इनकम, टैक्सेबल लायबिलिटी ऐसे पूछता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो पूछता तो टोटल इनकम ही है, लेकिन हमको स्टार्टिंग बुक प्रॉफिट से ही करना होगा क्योंकि इसी की मदद से हम टोटल इनकम कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है, आपको एक पीएल अकाउंट दिया होगा क्वेश्चन में, या फिर सीधे सीधे पीएल अकाउंट बना हो सकता है, या फिर क्वेश्चन में आपके लिखा होगा कि ये चीजें डेबिट हुई है, ये चीजें क्रेडिट हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें लेना है। ठीक है, अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप क्या करो, मैं डिस्क्रिप्शन में इनकम फ्रॉम पीजीबीपी का लिंक डाल दे रहा हूं, आप वो पहले वीडियो खोल के उसमें बस जहां पे पीएल अकाउंट वाला होगा ना कि कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी, उसका आप जरा देख लेना एक बार फॉर्मेट कैसे है। जैसे आप वीडियो खोलना पीजीबीपी के इंट्रोडक्शन का, उसमें जहां पे मैंने ये बताया ना कि पीएल अकाउंट दिया रहेगा तो कैसे बनाना है, तो एक बार फास्ट फॉरवर्ड पे 1.5x पे करके आप ये देख लेना। ठीक है, कि कैसे हम करते थे, नेट प्रॉफिट, फिर एड डिसअलाउड एक्सपेंसेस, लेस डिसअलाउड इनकम, फिर लेस एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। तो एक बार देख लेना मैंने वहां क्या बताया है, समझ लो आप कि पूरा इसी के बेसिस पे बुक प्रॉफिट हमारा बनेगा। बस कुछ माइनर से चेंजेस हैं जो कि मैं क्वेश्चन करते करते बताऊंगा। ठीक है, सॉरी, फॉर्मेट अभी बनाते बनाते ही आपको बता दूंगा क्या चेंजेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखिए, जो भी आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट, सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाएंगे। अब एक और चीज कि फर्म फुलफिल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 184, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन है कि फर्म 184 के सेक्शन को फुलफिल करती है कि नहीं करती है, तो आप मानना, आप अज्यूम करोगे कि हाँ ये कंडीशन फुलफिल करता है। ठीक है, अब एक और कंडीशन हम बाद में पढ़ेंगे, वो है नॉट फुलफिल, तो उसके लिए टेंशन मत लेना कि अलग सा फॉर्मेट होगा, नहीं, उसमें कुछ माइनर से चेंजेस हैं। तो पहले मैं फर्म फुलफिल वाला पूरा बता दे रहा हूं, फिर नॉट फुलफिल में क्या क्या आपको चेंजेस करने हैं वो बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, फिर कंप्यूटेशन ऑफ, सबसे पहले बुक प्रॉफिट आप कैसे बनाओगे, कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। ठीक, फिर फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी असेसमेंट ईयर होगा आप यहां पे लिख देना। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट में सबसे पहले हम ऐड क्या करते थे पीजीबीपी में, डिसअलाउड एक्सपेंसेस। डिसअलाउड एक्सपेंसेस मतलब दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड विद बिजनेस बट डेबिटेड इन पीएल अकाउंट। भाई सिंपल सी बात, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो रखे हों। भाई देखो, जो हमने सेमेस्टर, इससे पहले वाले सेमेस्टर में जब हमने ये पढ़ा था पीजीबीपी, तो ये क्या था, ये था हम किसी इंडिविजुअल का इनकम जो बिजनेस से आता है उसको कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, अब जो इस सेमेस्टर में आ रहा है वो हम एक फर्म की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब कि फर्म में कितना साल में पैसा कमाया उसने, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो जैसे हम इंडिविजुअल का करते थे लगभग वैसे ही होगा, बस कुछ चेंजेस आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे यहाँ पे भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस था तो यहाँ पे भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस, सिंपल सी बात, पीएल अकाउंट में डेबिट साइड जाना आप, डेबिट साइड में हर वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो उसको आप यहाँ पे ऐड कर लेना। ठीक है, अब बेसिकली कुछ चीजें एकदम याद कर लो आप लोग कि देखते ही उसको यहाँ पे लिख लेना ऐड में। पहला, एनी रिजर्व प्रोविजन फंड। अगर क्वेश्चन में कि कोई भी चीज लिखा हुआ है कि बैड डेप्ट रिजर्व, बैड डेप्ट प्रोविजन, या कोई भी फंड का नाम लिखा है और वो डेबिट है आपके पीएल अकाउंट में, सीधे यहां पे ऐड कर देना उसको।
ठीक है, समझ गए। रिजर्व लिखा हो किसी चीज के आगे, प्रोविजन लिखा हो या फंड लिखा हो, सीधे उसको यहां पे ऐड कर देना। ठीक, नेक्स्ट, एनी रेम्युनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन टू पार्टनर। ध्यान रखना इस लाइन को, सैलरी लिखा रहेगा अगर सिर्फ, तो हम क्या मानते हैं कि इंप्लॉय को दिया गया है। तो जब इंप्लॉय को सैलरी दिया जाएगा तो फिर वो फॉर्म का अलाउड एक्सपेंसेस होता है, बिजनेस से रिलेटेड होता है वो। लेकिन जब लिखा रहेगा एनी रेम्युनरेशन टू पार्टनर, कहने का मतलब आपको क्वेश्चन में दे देगा कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर, और जब पीएल अकाउंट में आप जाओ तो वहां लिखा रहेगा सैलरी टू ए इतना, तो सैलरी टू ए पार्टनर थे ना, तो वो डिस अलाउड एक्सपेंसेस हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप यहां पे ऐड कर लोगे। बोनस टू ए लिख दिया, बोनस टू बी लिख दिया, कमीशन टू ए, कमीशन टू बी, कमीशन टू सी, कुल मिला के पार्टनर को कोई भी रेम्युनरेशन यानी कि सैलरी, बोनस, कमीशन टू पार्टनर वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एनी पर्सनल पेमेंट मेड बाय फर्म। भाई सिंपल सी बात है, अभी मैंने यहां पे बताया कि पीएल अकाउंट में आप जाओगे, देखोगे आपके डेबिट साइड में कौन कौन सी ऐसी खर्चे हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसको ऐड करना है। तो सिंपल सी बात, जब पर्सनल पेमेंट होगा, मान लो डेबिट साइड में लिखा हुआ है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो फिर उसको आपको ऐड करना होगा। इनकम टैक्स, तो वो भी पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो वो भी ऐड होगा यहाँ पे। ठीक है, अब वहां पे मेंशन होगा अगर जैसे कि गुड्स का इंश्योरेंस कराया गया है और वो बिजनेस पर्पस, तो वो तो फिर भाई अलाउड एक्सपेंसेस हो गया। सिर्फ पर्सनल पेमेंट जो होगी, फर्म ने जो भी पर्सनल पेमेंट कर रखी होगी, वो आप ऐड कर लेना। ठीक, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन इन एक्सेस ऑफ 12%। अब इसको देखने से पहले आप वापस से आओ पुराने वाले फॉर्मेट पे। यहां देखो, आप अभी तक सब कुछ सेम था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे हम पूरा ले लेते। कहने का मतलब कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखता है पीएल अकाउंट में, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अमाउंट रहता था जब हम इंडिविजुअल का इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करते थे अपने पिछले सेमेस्टर में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा ऐड कर लेते थे, यही करते थे। लेकिन अभी जब हम यहाँ पे असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में कर रहे हैं, बुक प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फिर हमको ध्यान रखिएगा, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या लोन अगर लिखा है तो इन एक्सेस ऑफ 12%। ठीक है, कहने का मतलब कि क्वेश्चन में अभी तक था कि पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर लो, नहीं, यहां पे नहीं। अगर क्वेश्चन में मेंशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन और वो बताया गया है कि वो इतना परसेंट है, सपोज वो बोला है कि 13%, तो कितना एक्सेस है, कितना ज्यादा है भाई, 1% ज्यादा है, क्योंकि 12% तक तो यहाँ एग्जेम्प्ट मानते हैं, तो इन एक्सेस ऑफ 12%, तो 1% यहां पे आप ले लेना। ध्यान रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ये देखो इलस्ट्रेशन 11 में यहाँ पे आप टू साइड देखो, लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 15%। और हमने अभी क्या पढ़ा है कि जब हम फॉर्म में बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो 12% तक एग्जेम्प्ट रहता है, हम सिर्फ इन एक्सेस ऑफ 12% लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ लिखा है 15%, तो भाई देखो 15, जैसे एक काम कैसे कैलकुलेट किया गया है, यहाँ पे देखो है 15,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 15% है ये, तो सबसे पहले अपॉन 15 कर दो, 1% का आ गया। ठीक है, अब ये बताओ आप इन एक्सेस ऑफ 12% कितना है। भाई सिंपल सी बात है, 15% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक। अब 12% तक एग्जेम्प्ट रहेगा, हमने भी पढ़ा ना, इन एक्सेस ऑफ 12% लेना है, यानी कि 12% तक एग्जेम्प्ट, 12% के बाद जितना भी है वो बस लेना है। तो सबसे पहले हमने 1% का निकाल लिया, अब उसके बाद कितना एक्सेस है, तो 3% एक्सेस है, तो इंटू 3 कर दो, तो ये हो गया 15 वन जा 15, 1000 इंटू 3, और ये 3000 ऐसे आ गया। तो ऐसे ही आपको करना है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 12% ही यहाँ पे लोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों ही। दूसरी चीज, एक्सेस डेप्रिसिएशन, बैड डेप्ट, रेंट, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा आप देख लो। तो यहां एक्सेस डेप्रिसिएशन, बैड डेप्ट, रेंट से मतलब है कि अगर जैसे मैं सिर्फ इस पे बता रहा हूं, यही दोनों पे भी लागू होगा। जैसे डेप्रिसिएशन अगर एक्सेस में डेबिट हो चुका है पीएल में, तो जो एक्सेस अमाउंट है उसको आप यहां पे ऐड कर लेना। अब देखो कैसे, ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं, सिंपल सी बात, यहां देखो आप पीएल अकाउंट में टू साइड लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन 20,000 रुपीज, ठीक। यहां एडजस्टमेंट में बोला है डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 इज ₹17,500। डेप्रिसिएशन था इतना, लेकिन डेबिट कितना हुआ है, 20,000। भाई जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि 2,500 जो अमाउंट है वो एक्सेस डेबिटेड है पीएल में। तो जब भी डेप्रिसिएशन, बैड डेप्ट या रेंट ये एक्सेस डेबिटेड हो आपके पीएल में, तो एक्सेस अमाउंट यहां पे ऐड कर लेना। देखो यहां पे वही चीज हुआ है, 2500 रुपए ज्यादा यहां पे डेबिट हुआ था, तो ये देखो डेप्रिसिएशन 2500 रुपए, ठीक।
कई लोग ऐसे भी करते हैं कि जैसे अगर एक्सेस डेबिटेड है तो डेप्रिसिएशन पूरा पूरा यहां लिख देते हैं 20,000 और नीचे 17,500 यहां लेस कर देते हैं जब लेस वाले में लिखते हैं तो आप उससे भी देखो आएगा वो 2,500 ही। भाई सिंपल सी बात, 20,000 आप ऐड कर रहे हो, 17,500 नीचे लेस कर रहे हो, तो आ तो एट लास्ट 2,500 ही रहा है ना, तो हम लोग इसको डायरेक्टली ले लेंगे। भाई सिंपल, जब यहाँ पे पीएल में डेबिट होगा एक्सेस अमाउंट, तो जितना एक्सेस अमाउंट है वो आप ऐड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, एनी इनकम विच इज रिलेटेड विद बिजनेस बट नॉट क्रेडिटेड इन पीएल अकाउंट। भाई बहुत सिंपल है, इसे कंफ्यूज मत होना। पहले ये देखो, ये क्या था, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट साइड में यहां पे लिख दिए गए, ठीक, यही कहना चाह रहा था। तो ये जो चीज अभी हमने पढ़ा कि वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड हो, यहां ना हो नहीं लिखा है, जो कि हो बिजनेस से रिलेटेड और क्रेडिट ना हुआ हो पीएल अकाउंट में, यहां पे ये हमारा क्रेडिट होता है और ये डेबिट होता है, ठीक। अब सपोज करो कि जो बिजनेस ये कर रहे हैं वो बिजनेस का कुछ इनकम है जो कि यहां क्रेडिट में नहीं इनकम हुआ। भाई क्रेडिट में क्या होता है, बिजनेस का जो भी इनकम हुआ है वो क्रेडिट साइड दिखाते हैं, जो एक्सपेंस हुआ है वो डेबिट साइड दिखाते हैं। तो सपोज करो क्वेश्चन में ऐसा कुछ हो कि बिजनेस का इनकम यहां क्रेडिट साइड पीएल में ना हो, अलग से लिखा हो अदर इंफॉर्मेशन में या एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो वो तो क्रेडिट में नहीं हुआ है, तो आपको क्रेडिट करना होगा ना, उसको ऐड करना होगा। तो वैसे इनकम जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड हो और क्रेडिट ना हुए हों, उनको भी यहां पे ऐड कर लेना, ठीक। अब आप समझ गए होंगे कि ऐड वाले में क्या क्या करना है, ठीक। बाकी क्वेश्चन जब हम करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे एक चीज कि नेट प्रॉफिट तो हमारा लिखा ही होगा, फिर यहाँ पे जो प्रोविजन होगा वो, फिर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, फिर पर्सनल पेमेंट मेड बाय फर्म कुछ भी, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन इन एक्सेस ऑफ 12%, फिर उसके बाद एक्सेस डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट, रेंट, और फिर कोई भी अगर इनकम होता है तो फिर इन सबको आप ऐड करोगे और यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देना और नेट प्रॉफिट में ऐड कर दोगे तो यहाँ पे एक अमाउंट आएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, वही सेम जब हम इंडिविजुअल का इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करते थे तो एकदम सेम वैसे ही लेस में क्या करते थे, डिसअलाउड इनकम, दोज इनकम विच आर नॉट रिलेटेड विद बिजनेस बट क्रेडिटेड इन पीएल अकाउंट। सिंपल सी बात कि पीएल अकाउंट में वो इनकम जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है फिर भी क्रेडिट हो गए हैं, ये हमारा क्रेडिट साइड है। अब जैसे वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो मगर यहाँ पे क्रेडिट हो चुके हैं, जैसे देखो आप डिविडेंड फ्रॉम कंपनी, तो ये तो क्या कहते हैं, अदर सोर्सेज का पार्ट है, यानी कि बिजनेस का पार्ट नहीं है और ये क्रेडिट हो गया है, तो ये इसी सेक्शन में तो आएगा कि डिसअलाउड इनकम में, तो वो यहाँ पे आप लेस कर दोगे, ठीक। तो वो तो आप पहचान लोगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, कैपिटल गेन्स का, और कुछ भी यहाँ पे दिया होगा तो मतलब और हेड का, तो वो आप यहाँ पे लेस कर देना, ठीक। उसके बाद लेस एक्सपेंसेस रिलेटेड विद बिजनेस बट नॉट डेबिटेड इन पीएल अकाउंट, वो एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस से रिलेटेड तो हैं लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट ना हुए हों। जैसे इसको हमने जब इंडिविजुअल वाले में पढ़ा था तो क्या लिखा था, एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, ठीक है। तो कहने का मतलब वो एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो और डेबिट ना हुए हो पीएल में। भाई देखो, जैसे हमने यहां पे किया था कि वो इनकम जो कि रिलेटेड है बिजनेस से और नहीं क्रेडिट थे, तो उसको हमने ऐड कर दिया, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड इनकम को तो क्रेडिट होना चाहिए था। वही चीज यहां पे हो रहा है कि बिजनेस से रिलेटेड जब इनकम को क्रेडिट होना चाहिए था तो बिजनेस से रिलेटेड जो खर्चे हैं उनको भी तो यहाँ पे डेबिट में लिखा होना चाहिए था। तो सपोज करो कोई भी बिजनेस से रिलेटेड खर्चे यहाँ पे ना शो हुआ हो, अदर इंफॉर्मेशन में लिखा गया है, ठीक है, कि वो बिजनेस से रिलेटेड खर्चे हैं, तो उसका आप क्या ट्रीटमेंट करोगे, उसको भी आप लेस करोगे, क्योंकि वो आपका काम है। अगर वो डेबिट करना भूल गए हैं तो वो आपका काम है कि आप उसको डेबिट कर लो, ठीक है। वैसे खर्चे आप यहाँ पे लेस कर देना, ठीक। नेक्स्ट, ये जो है ना, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये भी लेस करना होगा आपको, ठीक। मैंने यहाँ अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक सिर्फ लिखा है, पहले आप यही याद करना। इसी के थ्रू आपको क्लोजिंग स्टॉक का भी अभी याद करवा दूंगा कि वो कहां जाएगा। भाई इसका अपोजिट, जब ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन अमाउंट लेस हो रहा है तो सिंपल सा लॉजिक लगाओ आप कि क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन अमाउंट कहां जाएगा, वो ऐड होगा। जब ये लेस हो रहा है तो वो ऐड होगा, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व कैसे करना है अगर क्वेश्चन में आया तो।
सबसे पहले तो आप अपने फॉर्मेट में लिख लो, जैसे अंडर, बस आप ये करना कि ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन अमाउंट यहां आता है लेस में, तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन ऐड होगा। तो यहां आप लिख लो आप अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग अकाउंट, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, आप याद ये करना तो उससे वो भी याद हो जाएगा कि ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन लेस और क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन ऐड। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कैसे आता है। इलस्ट्रेशन 6 का ये 6th पॉइंट है। द क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रुपीज 8 लाख एंड 9 लाख रुपीज रेस्पेक्टिवली बोथ हैड बीन वैल्यूड एट 10% अंडर कॉस्ट, दो द मार्केट प्राइस इन ईच केस वॉज हायर देन द एक्चुअल कॉस्ट। इससे मतलब नहीं, सिंपल सी बात यहां बोल दिया अंडर कॉस्ट, यानी कि किसकी बात हो रही, अंडर वैल्यूएशन है अमाउंट। बोला गया है कि क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का जो अमाउंट है उसको अंडर वैल्यूड नोट किया गया है, वो भी 10%। ठीक है, तो इसको देखो हम सॉल्व कैसे करेंगे। और यहां अमाउंट भी बता दिया गया है कि क्लोजिंग स्टॉक को 8 लाख रुपए और ओपनिंग स्टॉक को 9 लाख रुपए नोट किया गया और दोनों ही 10% अंडर वैल्यूड नोट किए गए हैं। ठीक, मैंने यहाँ एक रफ फॉर्मेट बना दिया कि नेट प्रॉफिट ऐसे आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों ही है, क्लोजिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है, ओपनिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यूड। तो हमने कैसे याद किया था, लेस में जाता है अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो जो ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन अमाउंट है उसको हम लेस करते हैं और ऐड क्या करते हैं हम, अंडर वैल्यूएशन ऑफ। जब लेस हम क्लोजिंग स्टॉक का कर रहे हैं तो ऐड, यानी कि हम ओपनिंग स्टॉक का कर रहे हैं तो ऐड क्लोजिंग स्टॉक का करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक वाला देख लीजिए। द क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रुपीज 8 लाख एंड 9 लाख रुपीज रेस्पेक्टिवली बोथ हैज बीन वैल्यूड एट 10% अंडर कॉस्ट। तो रेस्पेक्टिवली यानी कि ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 9 लाख रुपए। तो सिंपल सी बात, जो भी अमाउंट दे रखा है वो आप यहां लिखो। जैसे ओपनिंग स्टॉक का दे रखा है 9 लाख। अब इनटू कैसे करना है आप देखो, जितने भी परसेंट से अंडर वैल्यू है वो अमाउंट आप पहले ऊपर लिखो। यहां पे जितने भी परसेंट से वो अंडर वैल्यू है उसको आपको ऊपर लिखना है। अब फिर ये 10% है ना, तो टोटल परसेंट कितना होता है 100%। तो 100 में से ये अमाउंट, ऊपर वाला अमाउंट आप लेस कर दो। तो यहाँ पे 10% अंडर वैल्यू था तो हमने वो ऊपर लिखा और उसको 100 में से माइनस कर दो तो नीचे आ गया 90। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो आप। ये 9 तो ये हो गया अंडर वैल्यूएशन, कितने से अंडर वैल्यू है 1 लाख, तो 1 लाख रुपीज जो है वो लेस हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अब क्लोजिंग स्टॉक का आप सॉल्व करो। पहले खुद से सॉल्व करके देख लो, यहाँ वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद देखना सही किया है कि नहीं आपने। देखो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट दे रखा है 8 लाख, एकदम सेम तरीके से होगा वो भी। इनटू हम करेंगे ऊपर वो परसेंटेज लिखते हैं जितने से अंडर वैल्यू है। तो कितने से अंडर वैल्यू है, तो 10% से। तो यहां आप लिख दो 10%, सिर्फ 10 लिखो। ठीक है, टोटल परसेंट कितना होता है 100% होता है। तो उस टोटल में से इस ऊपर वाले परसेंट को आप माइनस कर दो तो आ गया 90। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो कैलकुलेटर पे। 8 लाख डिवाइड बाय 9, तो ये हो जाएगा 8 लाख डिवाइड बाय 9, ये आ गया 88,888.888। ये जाता जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट के बाद 888 जाता रह रहा है तो हम इसको सीधे राउंड ऑफ कर देते हैं। 88,888 था, इसको आप राउंड ऑफ कर दो 88,889 कर दो। ठीक है, तो ऐसे निकलेगा अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। फिर से देख लो आप, ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन लेस होगा, इसका अपोजिट क्लोजिंग स्टॉक, तो उसका अंडर वैल्यूएशन ऐड हो जाएगा। ठीक, अब परसेंटेज की बात करें कि कैसे सॉल्व होगा। जितने परसेंट से अंडर वैल्यू बोला है वो ऊपर लिखो, उसको 100 में से माइनस कर दो 90। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ एक अमाउंट, इन सबको ये मैंने बाद में लिखा था इसलिए ऐसे इसके सामने हो गया। तो इसको भी आप यहीं पे ऐड कर लोगे। फिर उसके बाद ये एक अमाउंट आएगा, उसके बाद जो भी डिसअलाउड इनकम है वो, और फिर अगर कुछ एक्सपेंसेस बिजनेस से रिलेटेड और पीएल में नहीं डेबिट हुआ है वो ले लेना, और अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग, ये सब मतलब साथ ही में आप लिख देना, कोई उसका वो नहीं है। ठीक है, बाकी सॉल्व करूंगा वो तो आप देख ही लेना कैसे होगा। तो इन सब अमाउंट को आप ऐड करोगे और यहाँ पे लिख दोगे।
ठीक। और ये वाला जो अमाउंट है उससे आप लेस करोगे तो ये आपका आ जाएगा बुक प्रॉफिट। ठीक, ध्यान रखना अभी हम ये कर रहे हैं व्हेन फर्म फुलफिल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 184। ठीक है, एक और कंडीशन है जिसमें नॉट फुलफिल वाला होता है, तो उसमें इसमें थोड़ा सा माइनर चेंज है, मतलब अलग से आपको याद नहीं करना पड़ेगा, मैं लिख दूंगा, बस एक दो जो चेंजेस करने हैं वो आपको बता दूंगा, आप भी कर लोगे उसको बड़े आसानी से फिर। ठीक है, अभी हम सिर्फ फर्म फुलफिल वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी आप यही देखते चलो बस। तो बुक प्रॉफिट आपको समझ में आ गया, फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आ गया। सेकेंड स्टेप है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जिसको कि हम बुक प्रॉफिट के मदद से निकालेंगे। क्वेश्चन में बेसिकली सीधे सीधे बोल देता है कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्सेबल लायबिलिटी। तो टोटल इनकम जब आपको निकालना होगा तो उसको टोटल इनकम को निकालने के लिए बुक प्रॉफिट आपको निकालना ही पड़ेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन में मेंशन हो ना मेंशन हो, आप बुक प्रॉफिट निकालना पहले। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो आप बुक प्रॉफिट का जो भी अमाउंट है, जो भी यहां पे आया होगा बुक प्रॉफिट का अमाउंट, यहां पे उसको आप यहां पे लिख देना। ठीक है, ठीक है, जो भी बुक प्रॉफिट आया उसको आपने यहां लिख दिया। उसके बाद सबसे पहले आप लिखोगे लेस लीस्ट ऑफ देम, इन दोनों में से जो भी कम अमाउंट का आएगा उसको आप यहां पे बुक प्रॉफिट में से लेस करोगे, तब आपका आएगा बिजनेस इनकम। फिर से देखो आप इसको, बुक प्रॉफिट आपने पीछे से उतार लिया यहां पे, उसके बाद आप लेस लिखोगे लीस्ट ऑफ देम, इन दोनों में से जो भी अमाउंट छोटा होगा उसको यहां पे लिख के लेस कर दोगे और आपका आएगा बिजनेस इनकम। अब ये दोनों अमाउंट है क्या, सबसे पहले एक्चुअल रेम्यूनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन टू वर्किंग पार्टनर। जब हम बुक प्रॉफिट बनाते हैं यहां पे, तो यहां वर्किंग पार्टनर नहीं मेंशन है, सिर्फ पार्टनर। तो पार्टनर वर्किंग हो ना हो, उनका रेम्यूनरेशन यहां पे ऐड होगा। ठीक, लेकिन जब आप टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे होगे उस वक्त यहां पे जो अमाउंट आप लेस करोगे रेम्यूनरेशन टू पार्टनर वाला, वो सिर्फ वर्किंग पार्टनर वाला लेस करोगे। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं मेंशन है तो आप मानना कि जितने भी पार्टनर हैं वो सारे वर्किंग पार्टनर हैं और सबका रेम्यूनरेशन ले लेना, यानी कि सबका सैलरी, बोनस, कमीशन आप यहां पे ले लेना। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि ए एंड बी आर वर्किंग पार्टनर एंड सी इज नॉन वर्किंग पार्टनर, तो सी का यहां पे रेम्यूनरेशन नहीं आएगा। कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लेट कर ले रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में मेंशन है कि ए एंड बी जो हैं वो वर्किंग पार्टनर हैं और सी जो हैं वो नॉन वर्किंग पार्टनर हैं। ठीक है, नॉन वर्किंग पार्टनर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में ऐसे मेंशन होता है पहले कि ए बी सी आर पार्टनर्स इन फर्म, फिर जो भी दिया होगा, फिर ए एंड बी आर वर्किंग पार्टनर एंड सी इज नॉन वर्किंग पार्टनर। तो आपको क्या करना है इसमें, और पीएल अकाउंट में या कैसे भी आपको दे रखा है कि सैलरी टू ए बी सी, बोनस टू ए बी सी और कमीशन टू ए बी और सी। ठीक है, मान लेते हैं कि सैलरी दिया हुआ है 10,000 और 10,000 तीनों का, और बोनस दिया हुआ है 1,000 और 2,000। ठीक है, और कमीशन दे रखा है 500। ठीक है, तो यहां पे बोल दिया है क्वेश्चन में कि ए एंड बी वर्किंग पार्टनर हैं और सी नॉन वर्किंग पार्टनर हैं। तो जब हम यहां बुक प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त यहां पे वर्किंग नहीं लिखा हुआ है, वर्किंग या नॉन वर्किंग नहीं लिखा हुआ है, तो यहां पे हम ले लेंगे जो भी रेम्यूनरेशन पार्टनर को हुआ है। ठीक है, जो भी पीएल अकाउंट में डेबिट हुआ है वो हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक, लेकिन जब हम यहां बुक प्रॉफिट में से ये लेस कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ वर्किंग पार्टनर वाले आएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम केवल ये वाला अमाउंट ए और बी का ही लेंगे, कहने का मतलब सी को निग्लेक्ट कर देंगे, सी को कंसिडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर यहां पे हम देखें तो ये 10,000 प्लस 10,000 20,000, फिर ये प्लस 1,000 21,000, प्लस 1,000 22,000, फिर 22,000 प्लस 500 22,500, फिर उसके बाद प्लस 500, तो ये आ गया 23,000 रुपीज। तो 23,000 रुपीज जो है आपका यहां पे आ जाएगा, आप लिख दोगे यहां पे 23,000 रुपीज।
ठीक है, समझ गया आप वर्किंग पार्टनर को कैसे करना है। सिर्फ वर्किंग पार्टनर क्वेश्चन में अगर मेंशन किया है कि कोई नॉन वर्किंग भी है तो उसका रेम्यूनरेशन यहाँ कंसिडर मत करना आप, ठीक है। अब सपोज कर लो कि यहाँ क्वेश्चन में बोला होता कि ए बी एंड सी आर पार्टनर और कुछ भी नहीं मेंशन है, तो आप मान लेते कि तीनों वर्किंग है, तो उस कंडीशन में इसका भी आप लेते अमाउंट, इसका भी और इसका भी, सी को भी कंसिडर करते। वो तो यहाँ इस क्वेश्चन में बोला था कि सी नॉन वर्किंग है, इसलिए हम लोग ने इसको कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। तो ये तो आप यहां लिख लोगे अमाउंट। अब और स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 40B, तो ये जो अमाउंट आएगा ना, ये फॉर्मूले के थ्रू आता है। यहाँ पे तो सीधे बस कुछ नहीं, जो भी सैलरी बोनस कमीशन टू पार्टनर है वो हम लिख देते हैं वर्किंग पार्टनर का, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला इजी है, देख लो आप एक बार। तो आप वहां पे स्पेस छोड़ देना अच्छा खासा, क्योंकि नीचे आएगा। तो आप नेक्स्ट पेज पे स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 40B कैलकुलेट कर लेना इस फॉर्मूले के थ्रू। कैसे? स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 40B आप हेडिंग डालोगे, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। और उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, आपको बुक प्रॉफिट अपना देखना है, ठीक है। अभी मैं इसको एक फॉर्मूले एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो आपका बुक प्रॉफिट आया होगा, ये नेट प्रॉफिट वाला सॉल्व करके, तो आप क्या करोगे, वो बुक प्रॉफिट में जितना भी अमाउंट आया होगा उसके पहले 3 लाख का ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से होगा, फिर उसका जो बैलेंस होगा उसका 60%, ठीक है। कहने का मतलब देखो, ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, चलो सपोज कर लेते हैं कि यहां पे बुक प्रॉफिट आया है हमारा 5 लाख रुपए हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, अभी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। तो 5 लाख रुपए मैं कह रहा हूं, आप लोग मान लो कि बुक प्रॉफिट आया है आपका, ठीक। तो अब कैसे करोगे आप, सबसे पहले आप इस 5 लाख में से ऑन फर्स्ट 3 लाख लिखा है ना, ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, तो इस बुक प्रॉफिट के पहले 3 लाख का ट्रीटमेंट ऐसे होगा। यहां पे ये 1,50,000 फिक्स रहेगा, आप लिखोगे 1,50,000 रुपीज, ये फिक्स होता है। और फिर नीचे एक एरो लगाओगे और यहां लिखोगे 90% ऑफ ये वाला अमाउंट जो फर्स्ट ऑन फर्स्ट 3 लाख है। 90% में स्टार लगा दे रहा हूं, मतलब बुक प्रॉफिट का जो पहला 3 लाख है ना, आप उसका 90% यहां पे निकालोगे। तो अब जैसे देखो, हमने यहां बुक प्रॉफिट कितना लेट किया है, 5 लाख रुपए। तो 5 लाख में पहला 3 लाख ले लो आप यहां पे, तो पहला 3 लाख आपने लिया, उस 3 लाख में 1,50,000 और 90% ऑफ 3 लाख, तो भाई आप निकालोगे 90% ऑफ 3 लाख, ठीक। तो वो आ जाएगा 2,70,000। अब आप बताओ 2,70,000 या 1,50,000 में से कौन सा ग्रेटर है, तो 2,70,000, तो वो आप यहां पे लिख दोगे आउटर कॉलम में, ठीक। उसके बाद ऐड क्या करना है, जो भी बैलेंस अमाउंट बच गया उसका 60%। तो हमने यहां पे लेट किया था 5 लाख रुपए, ठीक। तो यहां बच कितना गया, यहां बैलेंस बचा 3 लाख, यहां यूज हो गया, तो बचा कितना 2 लाख। तो 2 लाख रुपए का 60%, तो 2 लाख का 60% आप जब निकालोगे तो वो हो जाएगा 1,20,000। तो यहां पे 2,70,000 प्लस 1,20,000, तो जो भी अमाउंट आएगा वो हो जाएगा स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 40B, ठीक है। और उसके बाद फिर इस स्टैट्यूटरी लिमिट को आप यहां पे पुट कर दोगे, ठीक है। फिर दोनों में से कंपेयर करोगे, जो भी लोअर होगा उसको यहां पे लेस कर दोगे, ठीक। तो फिर से एक बार स्टैट्यूटरी लिमिट देखो आप, तो सबसे पहले जो भी आपका बुक प्रॉफिट आया है उसमें से पहला 3 लाख आप यहां पे उसका ऐसे ट्रीटमेंट करोगे, उसको बाइफरकेट कर दोगे। कहने का मतलब कि ये 1.5 लाख रुपए फिक्स है, आप लिखना ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, तो ऐसे लिखोगे 1,50,000 और 90% इसी अमाउंट का, ये जो यहां वाला अमाउंट होगा, तो इसका 90% निकालोगे, इन दोनों में से कंपेयर करोगे, जो भी बड़ा होगा यहां पे लिख देना, और जो बैलेंस अब बच गया वो लिख देना @60%। अब भाई यहां पे तो 5 लाख था, 3 लाख से बड़ा था। अब मैं कह रहा हूं, मान लो कि बुक प्रॉफिट आपका दे रखा है केवल 20,000 रुपीज, मतलब सॉरी दे नहीं रखा, आपने कैलकुलेट किया है 20,000 रुपीज आया। तो अब आप यहां क्या करोगे, क्या लिखा है, ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट। तो बुक प्रॉफिट का 3 लाख, हमको नहीं मतलब कि कम है ज्यादा है क्या है, 20,000 रुपए पहले 3 लाख में आता है ना। तो हाँ, अब मैं ये वाला अब भूल जाओ, अब मानना है आपको बुक प्रॉफिट 20,000 है, तो यहां लिखा है ना ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट। तो बुक प्रॉफिट का पहला 3 लाख में क्या कितना है, बस 20,000 रुपए। तो ठीक है, आप यहां लिखोगे ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, फिर 1,50,000 ये तो फिक्स होता है, और नीचे लिखोगे 90% ऑफ ये स्टार क्या है, ऑन फर्स्ट 3 लाख। तो हमने इस क्वेश्चन में कितना है हमारा बुक प्रॉफिट 20,000, तो 20,000 का पहले 3 लाख जो है बुक प्रॉफिट का वो 20,000 रुपए तो होगा, ये 3 लाख रुपए के अंदर है, तो ये 20,000 रुपए यहाँ पे, फिर 20,000 का 90% या 1.5 लाख रुपए, इन दोनों में से जो भी बड़ा है वो यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है। उसके बाद एड बैलेंस @60%। अब आप ये बताओ
पहला 3 लाख हम यहाँ लेते हैं, उसके बाद तब बैलेंस बचता है तो यहाँ लेते हैं। यहाँ 20,000 रुपए था पहला 3 लाख, तो वो तो ऑलरेडी 3 लाख से कम था, पूरा पैसा यहीं यूटिलाइज हो गया। ठीक, तो बैलेंस में कुछ नहीं बचा, तो यही वाला अमाउंट जो यहाँ पे आएगा वो हमारा स्टैट्यूटरी लिमिट हो जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना यहाँ पे, बस सिंपली हमको बुक प्रॉफिट का जो भी पहला 3 लाख है, जब 5 लाख था तो उसमें से 3 लाख हमने यहाँ लिया, उसमें का 1.5 लाख या फिर 90% फर्स्ट 3 लाख, तो 3 लाख रुपए था तो वो यहाँ पे हमने ले लिया, और फिर उसका इन दोनों में से जो भी ग्रेटर वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, और फिर उसका जो बैलेंस बस इस वाले कंडीशन में 2 लाख रुपए बैलेंस भी बचा था तो उसका 60% निकाल के ऐड कर दिए तो स्टैट्यूटरी लिमिट आ गया। ठीक, दूसरे वाले कंडीशन जो 20,000 रुपए था, उस कंडीशन में पहले 3 लाख में ही 20,000 रुपए यूटिलाइज हो गया, तो बैलेंस कुछ बचा ही नहीं था, तो बस यही वाला ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था उसमें आ गया था बुक प्रॉफिट 1 लाख, ये रहा बुक प्रॉफिट आ गया था 1,66,800। तो मैं इसका स्टैट्यूटरी लिमिट आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दोगे स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 40B। ठीक, पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट। तो बुक प्रॉफिट कितना आया है इस क्वेश्चन में, 1,66,800। तो ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कैसे होता था, 1,50,000 और 90% ऑफ जो पहला 3 लाख है। अब आप ये बताओ, यहाँ पे बुक प्रॉफिट आया है 1,66,800, तो ये तो 3 लाख के अंदर ही है, तो ये पूरा अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। पहला 3 लाख हमको यहीं पे लेना है। ठीक है, 1,66,800। अब ये 1,50,000 तो ऐसे ही रहेगा, इसका आप 90% निकालो, 1,66,800 का 90%, ये आ गया 1,50,120। तो आप यहां लिखो, ये 1.5 लाख को ऐसे ही आप लिख दो, और एक लिखो जो अभी इसका 90% आया है 1,50,120। तो 1,50,120। अब आप बताओ इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, तो ग्रेटर भाई साफ साफ ये वाला अमाउंट है, तो आप यहां लिख दो 1,50,120। थोड़ा आप और इधर से करना ताकि ये ग्रेटर इधर आए, मतलब कि ये लाइन के इधर सिर्फ अमाउंट रहेगा। तो ये देखो 1,50,120 मैंने यहां पे लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं ऐड, जो भी बैलेंस अमाउंट होता है उसका 60% निकालते हैं। अब आप ये बताओ भाई, पहला 3 लाख तो पूरा यहीं पे यूटिलाइज हो गया ना, तो फिर यहां कुछ नहीं आएगा, यहां नील रहेगा। इसका मतलब यही, ये 1,50,120 रुपीज जो है वो वही हमारा हो जाएगा स्टैट्यूटरी लिमिट। ठीक है, अब एक कंडीशन देख लो, वो जो 5 लाख वाला बताया था उसको भी सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। मान लो कि बुक प्रॉफिट में मान के चल रहा हूं कि 5 लाख रुपए है। ठीक, तो इसको भी देख लो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, तो क्या ट्रीटमेंट था, 1,50,000 और 90% ऑफ ये जो फर्स्ट 3 लाख है। तो आप ये बताओ बुक प्रॉफिट का पहला 3 लाख कितना आएगा, सिर्फ 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए आप यहां लिखो। अब ये 1,50,000 एज इट इज रहेगा, फिर 90% ऑफ 3 लाख निकाल लो कैलकुलेटर पे, आ जाएगा 2,70,000। इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, तो साफ साफ आपको पता है कि ये 2,70,000 ग्रेटर है, तो यहां लिख दिया मैंने। फिर ऐड क्या करते हैं, ऐड करते हैं बैलेंस का 60%, जो भी अब बैलेंस बच गया होता है उसका 60%। तो 3 लाख रुपए यहां यूटिलाइज हो गया है और 5 लाख रुपए बुक प्रॉफिट था, तो बचा कितना, 2 लाख। तो बैलेंस की जगह आप लिखो 2 लाख रुपए एट द रेट 60%, तो ये हो जाएगा 1,20,000 रुपीज। तो यहां पे आप लिख दोगे, और 2,70,000 प्लस 1,20,000, ये आ गया 3,90,000। ये क्या है, स्टैट्यूटरी लिमिट। ठीक है, तो आप समझ गए हो इसको कैसे लिखना है, ये भी मैंने बता दिया। वर्किंग पार्टनर का रेम्यूनरेशन यहां लिख देना, फिर स्टैट्यूटरी लिमिट आप कैलकुलेट करके यहां लिख देना। इन दोनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट होगा वो अमाउंट यहां पे आप लिखोगे। ठीक है, उसके बाद उसको
बुक प्रॉफिट में से लेस कर दोगे, तब आपका क्या आएगा, बिजनेस इनकम। तो बिजनेस इनकम यहीं पे आ गया। अब ऐड अदर इनकम, मतलब और बाकी सारे जो भी हेड रहेंगे उस क्वेश्चन में, चाहे वो पीएल में दिए हों या अदर इंफॉर्मेशन में दिए हों, आपको अदर इनकम में वो सारे के सारे हेड जो हमने पढ़ा था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सब हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को यहां ले लेना, कैपिटल गेन्स का कोई अमाउंट होगा तो वो यहां ले लेना, अदर सोर्सेज का अमाउंट यहां पे ले लेना। ठीक है, फिर इन तीनों को आप ऐड करके आप आउटर कॉलम में लिखोगे। बिजनेस इनकम में इसको ऐड करोगे तो आपका ये आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक, फिर ग्रॉस टोटल इनकम में से जैसे लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U, तो वो डिडक्शन मैंने इससे पहले वाले सेमेस्टर में पढ़ाया था, तो डिडक्शन की भी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लेना डिडक्शन एक बार फिर से, क्योंकि अभी कई क्वेश्चन में डिडक्शन आ जाता है आगे। ठीक है, एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, तो डिडक्शन एक बार वापस से आप रिवाइज कर लेना। तो डिडक्शन अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो वो यहाँ पे लेस करना, तो आ जाएगा आपका टोटल इनकम। ठीक है, एक बार फिर आप इसको देख लो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम लिखोगे, फिर बुक प्रॉफिट यहाँ पे, फिर लेस लीस्ट ऑफ देम, फिर एक्चुअल रेम्यूनरेशन सैलरी बोनस कमीशन टू वर्किंग पार्टनर या फिर स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 40B। तो ये तो आप लिख लोगे डायरेक्ट, और स्टैट्यूटरी लिमिट मैंने कैलकुलेट करना बता दिया है। ठीक है, इन दोनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट होगा वो आप यहाँ लिखोगे और उसको लेस करोगे बुक प्रॉफिट में से, तो आपका आएगा बिजनेस इनकम। ठीक, उसके बाद आप लिखोगे ऐड अदर इनकम, फिर कोई भी हेड से जो भी इनकम है, बिजनेस इनकम तो यहाँ पे हो गया, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज, कोई भी हेड है यहाँ पे लिखो आप और ऐड कर लो, तो ये आपका आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, फिर लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। डिडक्शन पे पूरी वीडियो मैंने बनाई है, वो आप देख लेना डिडक्शन एक बार। ठीक है, तो फिर डिडक्शन कुछ भी होगा उसको लेस करना, तो आ जाएगा आपका टोटल इनकम। ठीक है, हमने दो फॉर्मेट सीख लिया, पहला बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, दूसरा टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फिर टोटल इनकम में ही एक था स्टैट्यूटरी लिमिट, वो भी हमने सीख लिया। ठीक है, तो कुल मिला के मेन अगर देखा जाए तो एक बुक प्रॉफिट सीखा हमने, एक टोटल इनकम। अब हम तीसरी चीज सीखने जा रहे हैं, एलोकेशन ऑफ इनकम। ठीक है, ये भी कई क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो एलोकेशन ऑफ इनकम बहुत ज्यादा इजी है, इसमें बस सीधे आपको वैल्यू पुट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% आपको लेना है, और उसको यहाँ पे जो भी पार्टनर्स होंगे उनके में बांट देना है, जैसे भी वो लिखा होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% यहाँ पे लिखा है। अब 12% से अगर ज्यादा होगा, जैसे मान लो 15% लिखा हुआ है, तो आप केवल 12% निकाल के यहाँ लिखोगे। ठीक है, और 12% से कम है तो कोई बात नहीं, तो आप यहाँ पे पूरा अमाउंट लिख देना। अभी मैं इसका एक क्वेश्चन भी करके आपको दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन का भी वही ट्रीटमेंट होगा, एट द रेट 12%। अगर 12% से ज्यादा लिखा हुआ है, भाई देखो यहाँ पीएल अकाउंट में अलग से ही मेंशन होता है ना, ऐसे करके कि एक्स का इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वाई का इतना, जेड का इतना, ऐसे करके दिया होता है हमको। तो अगर यहाँ जैसे 15% लिखा होता, मैं कह रहा हूँ 12% से ज्यादा, तो आप क्या करोगे, पहले 2000/15 कर देते तो 1% का आ जाता, फिर इंटू 12 कर दो आप, तो 12% का आ जाएगा। ठीक है, और आप कंफ्यूज ना हो जाना एलोकेशन ऑफ इनकम में और बुक प्रॉफिट में। यहां बुक प्रॉफिट में हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 12%, मतलब कि 12% तक एग्जेम्प्ट रहता है। 12% से जितना एक्सेस है, 13% हुआ तो 1%, 14% है तो 2%। कहने का मतलब 12% से जितना भी एक्सेस था, बस वही हम बुक प्रॉफिट में लेते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर लोन में। लेकिन एलोकेशन ऑफ इनकम में टोटली अपोजिट है, यहां एक्सेस लेते थे 12% और यहां पे सिर्फ 12% तक ही लेते हैं, या 12% या उससे कम, 12% से ज्यादा नहीं। 12% से ज्यादा है, 15% है, तो भी उसको काट के आप 12% लाओगे। ठीक है, जैसे देख लो, एक बार समझाई देता हूं आपको। मान लो कि ए का लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 15,000 रुपए। ठीक है, बी का भी 15,000 रुपए और सी का भी 15,000 रुपए दिया हुआ था, और बोला हुआ था कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 15% है। ठीक, तो जब आप इसको बुक प्रॉफिट में लिखते, तो बुक प्रॉफिट में हमको कितना लिखना है, नेट प्रॉफिट। और हम ऐड कैसे करते थे, हम ऐड करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 12%, इन एक्सेस ऑफ 12%। अभी मैं ये बुक प्रॉफिट का बता रहा हूं ट्रीटमेंट आपको।
तो सिंपली आप क्या करते थे, ये 15,000 रुपए था ए का, तो 15,000 रुपए अपॉन 15 कर दिए पहले हम, तो इससे क्या हुआ 1% का निकल गया, फिर इंटू कितना एक्सेस है, तो इन एक्सेस ऑफ 12%, 3% एक्सेस है ना यहाँ पे, तो इंटू 3 कर दो आप, तो 15 1 जा 15, 1000 इंटू 3, 3,000 रुपए एक्सेस वाला आ गया। ऐसे ही बी का भी सेम ही अमाउंट था, तो 3,000 रुपए आ जाएगा, और सी का भी 3,000 रुपए आ जाएगा। ये तो हो गया बुक प्रॉफिट में आप क्या ट्रीटमेंट करोगे। अब आ जाओ अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं एलोकेशन ऑफ इनकम, इसमें क्या करोगे आप, यही सेम क्वेश्चन है, तो एलोकेशन ऑफ इनकम में आप वैल्यू कैसे पुट करोगे, 15% बोला है ना, हमको कितना लेना है 12%, तो आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%, ठीक। फिर ए का कैलकुलेट करोगे, पहले 15,000 डिवाइड बाई 15, तो 1% का आ गया, और हमको कितने परसेंट तक लेना है 12%, तो इंटू 12 कर दोगे आप, ठीक है। तो फिर ये 15 1 जा 15, 1000, 1000 इंटू 12, ये हो गया आपका 12,000 रुपए। तो तीनों का अमाउंट सेम है, तो 12,000 रुपए, 12,000 रुपए, यहाँ पे 12,000, यहाँ पे 12,000 और यहाँ पे 12,000 पुट हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। 12% से कम रहता तो भी आप पूरा अमाउंट यहाँ पे लिख देते, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन का भी ऐसे ही करोगे। फिर उसके बाद आ जाओ एक्चुअल रेम्युनरेशन टू वर्किंग पार्टनर और स्टैट्यूटरी लिमिट, ये देख रहे होगे आप लोग एकदम सेम है यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल इनकम में हम लीस्ट लेते थे इन दोनों में से, यहां पे भी हम लीस्ट ही लेंगे इन दोनों में से। एक्चुअल रेम्युनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन टू वर्किंग पार्टनर और स्टैट्यूटरी लिमिट, एकदम सेम वही चीज लिखी हुई है जो टोटल इनकम में है, बस टोटल इनकम में हम बुक प्रॉफिट में से वो लेस करते थे, यहाँ पे कुछ और करना है, यहाँ पे भी आपको ऐसे लिखना है। तो अब देखो सिंपल सी बात, अगर एक्चुअल रेम्युनरेशन यानी कि सैलरी, बोनस, कमीशन, तो वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन होगा ना कि सैलरी को ए को इतना सैलरी मिला है या बी को इतना बोनस मिला है, तो वो तो आप यहाँ लिखोगे सैलरी और यहाँ सैलरी में पुट कर दोगे, बोनस में पुट कर दोगे, ठीक है, ऐसे ही करोगे। लेकिन पहले इन दोनों में से लीस्ट आप देखोगे, तो मैं मान रहा हूं अभी कि ये वाला लीस्ट है, तो सिंपली आप सैलरी का यहाँ पे, बोनस का यहाँ पे ऐसे करके पुट कर देना वैल्यू, ठीक। अब स्टैट्यूटरी लिमिट अगर कम है तो उसको कैसे बांटोगे आप, ध्यान रखना, ये बहुत लोग गलती कर देते हैं। कभी जैसे आपके क्वेश्चन में ये भी दे रखा होगा, मान लो कि वो ए और बी और सी पार्टनर हैं और इक्वल शेयर है, 1:1 में है, ठीक है, तो भी यहाँ ये मत कर देना कि पार्टनर के रेशियो में बांट देना स्टैट्यूटरी लिमिट को, नहीं, स्टैट्यूटरी लिमिट जो है वो रेम्युनरेशन रेशियो में बढ़ता है, यानी कि जिस रेशियो में उनको सैलरी मिला है उस रेशियो में ये बढ़ता है, ठीक है। ये भी अभी मैं एक क्वेश्चन करके इस पे बताऊंगा कि स्टैट्यूटरी लिमिट आपको कैसे लेना है, ठीक। फिर जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पे इन दोनों में से मान लो कि लिस्ट है, फिर यहाँ पे आपने लिख दिया एक चीज, फिर इन सबको ऐड कर दोगे, ए का आ जाएगा, बी का और सी का आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको एक क्वेश्चन के थ्रू करके बताता हूं तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा तब और अच्छे से बताऊंगा, अभी मैं केवल आपको एलोकेशन ऑफ इनकम कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, ठीक है। देखो यहाँ क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूट द टैक्स पेएबल बाय द फर्म, यानी कि टैक्स लायबिलिटी पूछ रहा है, एंड द टोटल इनकम ऑफ द पार्टनर्स। तो अब देखो टैक्स पेबल पूछा यानी कि टैक्स लायबिलिटी पूछा है, ठीक है, और टोटल इनकम ऑफ द पार्टनर्स बोल दिया है ना, यानी कि एलोकेशन ऑफ इनकम कह रहा है, ठीक है, क्योंकि टोटल इनकम ऑफ पार्टनर्स वो जब एलोकेशन करेंगे तभी पता चलेगा। तो इसका मतलब इसमें सब कुछ निकालना पड़ेगा, पहले बुक प्रॉफिट, फिर उसके बाद टोटल इनकम, तो टोटल इनकम ऑफ फर्म आ जाएगा, फिर टोटल इनकम ऑफ फर्म की मदद से हम निकालेंगे एलोकेशन ऑफ इनकम, फिर एक टैक्स पेबल भी निकल जाएगा, ठीक है। अभी टैक्स पेबल मैं आगे बताऊंगा अभी फॉर्मेट। तो एलोकेशन ऑफ इनकम देखो कैसे होगा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, इंटरेस्ट है एट द रेट 8%, और हमने क्या पढ़ा था कि 12% से अगर कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पूरा अमाउंट ले लो, 12% से ज्यादा है तो उसको कट करके केवल क्या कहते हैं आपको 12% लाना होता है और उतना ही अमाउंट लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स और वाई पार्टनर है, तो यहाँ लिख दो आप एक्स वाई, तो यहाँ 8% है, यानी कि पूरा अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, कितना है, इंटरेस्ट ऑफ 6,000 एट द रेट 8% हैज बीन पेड टू एक्स ऑन कैपिटल, वाई को नहीं पे हुआ है, सिर्फ एक्स को पे हुआ है, तो एक्स वाले में लिख दो आप 6,000 रुपए और यहाँ पे नील अमाउंट लिख दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 12%, वो नहीं है यहाँ पे, नील हो गया, ठीक। फिर लास्ट में हम लेते हैं रेम्युनरेशन टू वर्किंग पार्टनर
और स्टैट्यूटरी लिमिट, तो वो सब अभी मैं कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूं, वो जब क्वेश्चन करेंगे वो तो हो ही जाएगा। अभी बस मैं आपको सीधे सीधे अमाउंट बता दे रहा हूं। ये देखो, रेम्यूनरेशन पेबल टू पार्टनर्स X 2 लाख एंड Y 1 लाख हैज नॉट बीन डेबिटेड टू PL अकाउंट। उससे मतलब नहीं है हमको। रेम्यूनरेशन है 2 लाख 1 लाख, ठीक है। बाकी यहाँ PL अकाउंट में और कुछ भी सैलरी बोनस कमीशन कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। तो यही जो रेम्यूनरेशन है साफ साफ 2 लाख और 1 लाख लिखा है, तो यानी कि 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख रुपीज यहाँ हो गया। और स्टैट्यूटरी लिमिट, तो स्टैट्यूटरी लिमिट इस क्वेश्चन में जब कैलकुलेट किया हमने तो वो आया है, ठीक है, इसको 3 लाख कर लेना, गलती से मैंने 3000 लिख लिया था, 3 लाख रुपए। और स्टैट्यूटरी लिमिट इसमें आया था 1,57,500। अब आप बताओ इन दोनों में से जो लीस्ट अमाउंट होता है वो हम यहाँ लेते हैं, तो इन दोनों में से लीस्ट साफ साफ दिख रहा है हमको स्टैट्यूटरी लिमिट वाला है, ठीक। अब ये लीस्ट होता तो ये तो सीधे सीधे इसका यहाँ ट्रीटमेंट था, एक्स में 2 लाख वाई में 1 लाख यहाँ हम पुट कर देते, लेकिन यहाँ पे ये लीस्ट है और क्वेश्चन में यहाँ बोल रखा है कि एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर्स इन फर्म। तो क्या आप इसको 1:1 में बांटोगे? नहीं, हमने पढ़ा है ना कि अगर स्टैट्यूटरी लिमिट कम होगा तो उसको रेम्यूनरेशन रेशियो में बांटते हैं। तो रेम्यूनरेशन रेशियो क्या है, ये देखो, 2 लाख और 1 लाख था, तो इसको आप कट करोगे तो रेशियो कितना आएगा, यहाँ आप सॉल्व कर लो, 2 लाख और ये 1 लाख, तो इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आ गया आपका 2:1। तो ये जो 1,57,500 है इसको भी 2:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो 1,57,500 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया 1,05,000 यहाँ पे, फिर 1,57,500 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, यह आ गया 52,500, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब और कुछ था नहीं, तो इसको और इसको आप ऐड कर लो, तो 1,05,000 प्लस 6,000, तो ये आ गया 1,11,000 और इधर आ गया 52,500। ये आ गया टैक्सेबल इनकम ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द पार्टनर्स। देखो 1,11,000 और 52,500, ठीक है। अब लास्ट फॉर्मेट है जिसको कि टैक्सेबल लायबिलिटी या टैक्स पेएबल अगर लिखा होगा तो आपको यही कैलकुलेट करना होगा। तो ये भी हम फॉर्म का सीख रहे हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 15% अमाउंट। क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A है तो ही आप यहाँ पे लेना और उसका 15% यहाँ पे लिखना। अगर क्वेश्चन में सिर्फ मेंशन है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक, ध्यान रखना। अंडर सेक्शन 111A करके मेंशन है तो सपोज 2 लाख रुपए मेंशन है तो उसका 15% निकाल के यहाँ पे लिख देना, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 10% 20%। तो अगर विदाउट इंडेक्सिंग दिया होता है तो 10% निकालते हैं, अगर विथ इंडेक्सिंग होता है तो 20%। जनरली आपको इस पूरे चैप्टर में और ऐसे भी आपको 20% लेना होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं मेंशन है, सिर्फ लिखा हुआ है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो आप क्या करो, भले ही सेक्शन ना मेंशन हो, बस लिखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो आप मानोगे वो विथ इंडेक्सिंग वाला है। आप लिखोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 और जो भी अमाउंट है उसका 20% निकाल के यहाँ पे लिख देना, ठीक है। ये विदाउट इंडेक्सिंग वाला होता है, ये विथ इंडेक्सिंग वाला होता है, ठीक है। लेकिन इस पूरे चैप्टर में मैंने जितना भी देखा सिर्फ यही वाला आता है, ठीक है। तो आप लिखना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 और जैसे अमाउंट लिखा हुआ है 1 लाख, तो 1 लाख का 20% जो भी आएगा यहाँ पे लिख देना आप, ठीक। अब पहले वाले और इसमें कंफ्यूज मत होना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ अगर 111A नहीं लगा तो आप यहाँ पे नहीं लोगे, अगर लगा है तो ही आप यहाँ पे लोगे उसका 15%। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको सेक्शन के साथ हो ना हो, आपको उसका सीधे 20% निकाल के यहाँ पे लिख देना। आप मानोगे कि वो विथ इंडेक्सिंग है अगर कुछ भी नहीं मेंशन होगा तो, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 10%। ये जब स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि 112A में है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तभी आप यहाँ पे लेना और उसका 10% लिख के लेना, ठीक है। ये भी पूरा कहीं भी नहीं आता है आप लोग के उसमें, ठीक है, बस याद कर लेना फॉर्मेट में, ठीक।
इसको बस बेसिकली एकदम बाय हार्ट रट लो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 में आपको 20% लेना ही होता है जब सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखा है तो। ठीक, नेक्स्ट विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, कार्ड्स, क्रॉसवर्ड पजल्स और जो भी जैसी भी विनिंग्स अगर हो रही हैं तो आप लिखोगे अंडर सेक्शन 115 बीबी। ठीक है, और उस अमाउंट का 30% निकाल लेना आप। ठीक, तो पहले वापस से इन चारों को देखो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 है, उसका 15% यहां पे आप लिख लोगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 कुछ नहीं दिया है तो आप मानोगे वो विथ इंडेक्सिंग है और उसका 20% निकाल के यहां लिख दोगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर मेंशन है कि 112 ए का है तो उसका 10% यहां पे लिख देना। फिर विनिंग्स अगर कैसी भी हैं तो उनका अमाउंट उस अमाउंट का आप 30% यहां पे लिख दोगे। ठीक, तो ये हो गया, ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आता है रिमेनिंग अदर इनकम। बड़े ध्यान से समझना ये क्या बोल रहा है, यहां पे क्या करना है हमको। तो रिमेनिंग अदर इनकम में कैसे आएगा, इसको मुझे एक फॉर्मूले के थ्रू ही समझाना पड़ेगा, तब अच्छे से आएगा आपको। उसके बाद हम वापस से फिर फॉर्मेट पे आते हैं। तो ज्यादा मैं बड़ा नहीं ले रहा हूं, बस आप इतना जान रखो, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन है जिसमें कि टोटल इनकम हमारा कैलकुलेट करने पे आया था 2,80,000 रुपीज, और उसी क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो था वो है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप मान लो 40,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम अपने फॉर्मेट पे आ जाते हैं। फॉर्मेट में कैसे था, सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लेते हैं। अगर अंडर सेक्शन 111 ए मेंशन होता तो उसका 15% निकाल लेते। ठीक है, तो आप हमेशा पूरा ही फॉर्मेट लिखना। अगर आप हर क्वेश्चन में पूरा पूरा फॉर्मेट लिख के चलोगे ना तो ही याद होता है क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 10% और 20%। तो यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखा हुआ है और 40,000 रुपए लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें जब मैंने कहा था ना, जब कुछ भी नहीं बोला हो, सेक्शन भी ना दिया हो, तो आप मानोगे कि 112 में है और वो 20% वाला है, यानी कि विथ इंडेक्सिंग वाला है। तो 40,000 का 20% आप कैलकुलेट करोगे तो 40,000 का 20%, ये आ गया 8,000 रुपीज। वो 8,000 रुपीज आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक, फिर तीसरे में हम क्या लिखते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए 10%, तो ये भी नहीं था। फिर उसके बाद विनिंग्स लिखते हैं, किसी भी चीज से अगर विनिंग्स हुई है तो वो आता है अंडर सेक्शन 115 बी बी 30%, ये भी नहीं था, लेस कर दी। अब रिमेनिंग अदर इनकम, जिसके लिए मैं ये एग्जांपल करा रहा हूं आपको। रिमेनिंग अदर इनकम का ट्रीटमेंट एकदम ध्यान देना, यहां पे क्या कर रहा हूं मैं। रिमेनिंग अदर इनकम का कितना लेना था, 30%। रिमेनिंग अदर इनकम से मतलब है कि जो हमारा टोटल इनकम में है ना, उसमें से यहां पे जो जो चीज यूटिलाइज हो चुका है वो चीज लेस कर देना। कहने का मतलब यहां पे अब आप देखो कि क्या क्या चीज यूज हो चुका है आपके उसमें। तो ये वाला नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये था 8,000 रुपए हमने यहां लिखा था। तो टोटल इनकम हमारा कितना था, 2,80,000। तो आप लिखोगे 2,80,000। अब माइनस कर दोगे ये वाला, क्योंकि ये यूज हो चुका है। अब ये ध्यान दो यहां पे कि क्या माइनस करना है, 8,000 नहीं माइनस करना है, जो ओरिजिनल अमाउंट था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का वो माइनस करोगे आप, यानी कि -40,000। ये आ गया आपका रिमेनिंग अदर इनकम, और रिमेनिंग अदर इनकम पे हमको 30% लेना था तो उसका 30%। फिर से देखो मतलब इसका, सबसे पहले हमने यहाँ पे जो भी अमाउंट होता है वो लिख देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं मान लो ये भी होता, ये वाला भी होता शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ए, और यहाँ पे कुछ अमाउंट आ जाता। तो जब आप रिमेनिंग अदर इनकम के लिए टोटल इनकम से लेस करते हो तो ये वाला अमाउंट नहीं लेस करते हो, ये तो परसेंटेज आया है उस पे, आप ओरिजिनल अमाउंट लेस करोगे। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो, ये पहला वाला नील था, दूसरा वाला था, तीसरा वाला नहीं था, और चौथा भी नहीं था। तो बस ये दूसरा वाला है ना, तो टोटल इनकम में से बस आप ये माइनस करोगे। लेकिन माइनस करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ये वाला अमाउंट नहीं माइनस करना है, ओरिजिनल अमाउंट माइनस करना है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्योंकि यहाँ यूटिलाइज हो चुका है तो इसका पूरा पूरा अमाउंट जो था वो आप लेस कर दो। तो रिमेनिंग इनकम में टोटल इनकम माइनस इन चारों में से जो यूज हो चुका है वो सब लेस कर देना है यहाँ पे। तो 2,80,000 माइनस 40,000, ये आ गया 2,40,000। अब इसका कितना परसेंट, 30%। तो ये आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लो, 2,40,000 का 30%, ये आ गया 72,000। तो आप यहां लिखोगे 72,000। ठीक,
अब इस कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐड कर दो आप, ये आ गया 80,000। ठीक, अब इसके बाद देखो हमने क्या करना है। तो यहां तक आप समझ गए, ये वाला ये सब अमाउंट आप लिख ही लोगे सीधे, जो भी अभी मैंने बताया वैसे ही। फिर रिमेनिंग अदर इनकम भी कैसे होगा वो भी बता दिया मैंने। टोटल इनकम में से जो जो यूज हो चुका है उसका पूरा पूरा अमाउंट लेस कर देना, उसका 30% निकाल देना। ठीक है, फिर वो भी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अब इन सारे अमाउंट को आप ऐड करोगे तो यहाँ पे एक अमाउंट आएगा, जैसा कि यहाँ पे आया है, ये 80,000 रुपए। ठीक, उसके बाद एड सरचार्ज एट द रेट 12% इफ टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ रुपीज। कहने का मतलब, अगर क्वेश्चन में आपका टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो ही सरचार्ज यहां पे लगेगा। ठीक, तो क्वेश्चन में अगर टोटल इनकम जो आपका आया होगा, यहां पे जो टोटल इनकम आता है ना, ये जो बुक प्रॉफिट की मदद से हम कैलकुलेट करते हैं, अगर ये अमाउंट टोटल इनकम 1 करोड़ से कम है तो सरचार्ज नहीं जाएगा, 1 करोड़ से ज्यादा है तो फिर सरचार्ज यहाँ पे आएगा। जो भी यहाँ पे आपका अमाउंट होगा उसका 12% आप यहाँ पे लिख दोगे, उसमें ऐड कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये तभी होता है जब 1 करोड़ से ज्यादा हो। अब देखो आप इस क्वेश्चन में आपको टोटल इनकम कितना आया था, 2,80,000, जो कि 1 करोड़ से बहुत कम है, 1 करोड़ नहीं है ये। ठीक है, तो इसलिए सरचार्ज में ऐड लिखोगे आप, ऐड सरचार्ज एट द रेट 12%, ये नील। क्यों? क्योंकि भाई टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो सरचार्ज क्यों दोगे आप। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद है, यहां पे लिख दिया अमाउंट, फिर लेस मार्जिनल रिलीफ टोटल इनकम, ये भी जब 1 करोड़ से ज्यादा हो तब। तो भाई यहां पे 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है इनकम, तो मार्जिनल रिलीफ जो है वो भी यहां पे कुछ नहीं होगा, इसको आप ऐसे ही लिख दो, यही वाला 80,000, क्योंकि ये 1 करोड़ से कम था। देखो सरचार्ज का तो बहुत सिंपल है कि भाई यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा उसका आप 12% लिख दोगे अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो। लेकिन मार्जिनल रिलीफ का ना थोड़ा कंपैरिजन करके कैलकुलेशन करना होता है, तो वो जब क्वेश्चन में आएगा तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, अभी जहां तक जितने भी क्वेश्चन है उसमें नहीं है ये। ठीक है, बाकी आएगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे करना है मार्जिनल रिलीफ। ठीक, तो यहाँ पे आप लेस कर दोगे इसको तो यहाँ पे कुछ अमाउंट आएगा। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाहे टोटल इनकम 1 करोड़ हो ना हो हमको नहीं मतलब, टोटल इनकम जितना भी हो। कहने का मतलब जब भी आप टैक्स पेएबल या फिर टैक्सेबल लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा ही आएगा। एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, जो भी यहाँ पे अमाउंट होगा उसका 4%। तो आप यहाँ पे लिखोगे एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना परसेंट, एट द रेट 4%। तो यहां पे ये अमाउंट कितना था, 80,000 रुपीज, तो 80,000 रुपीज का 4%, तो 80,000 का 4% आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो। 80,000 का 4%, ये आ गया 3,200, तो ये आ गया आपका 83,200 अमाउंट। तो ये क्या हो गया, टैक्सेबल लायबिलिटी, जिसको कि हम टैक्स पेबल भी कहते हैं। तो ये 83,200 आ गया है। तो टैक्सेबल लायबिलिटी की एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर यहां पे कुछ और वैल्यू होता है ना तो हमको इसको राउंड ऑफ करना होता है टू 10, तो ये तो ऑलरेडी राउंड ऑफ है तो इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। मान लो सपोज करो कि आपका टैक्सेबल लायबिलिटी आया है 72,000, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, ये ऑलरेडी राउंड ऑफ है इसलिए इसमें कुछ नहीं करना है। तो मान लो आया है 72,956 आपका आ गया टैक्सेबल लायबिलिटी, तो अभी यही आंसर नहीं होगा। रूल ये कहता है कि आप इसको टेंस प्लेस तक राउंड ऑफ करोगे। ठीक है, तो ये वंस टेंस, तो 56 इसको राउंड ऑफ करना हो तो 56 के पास क्या आएगा, 60 या फिर 50, तो 60 आएगा तो इसको राउंड ऑफ कर दो आप। तो आपका टैक्सेबल लायबिलिटी होगा 72,960, ये नहीं होगा। ध्यान रखना बहुत अच्छे से कि टैक्सेबल लायबिलिटी हमेशा हम टेंस प्लेस तक राउंड ऑफ करते हैं। तो अगर ऐसा टैक्सेबल लायबिलिटी आया है तो वहीं पे आप ये मत लिखना टैक्सेबल लायबिलिटी, वहां पे ऐसे करके ऐसे एरो लगाना और लिख देना यहाँ पे कि राउंड ऑफ टू टेंस, तो 10 तक आप राउंड ऑफ करोगे तो ये वाला 56 था तो इसको आपने राउंड ऑफ करके 60 लिख दिया, तो अब ये आपका टैक्सेबल लायबिलिटी हो जाएगा। यहां पे क्योंकि ये 83,200 आया था, ऑलरेडी राउंड ऑफ था 10th प्लेस तक, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो तो जब यहां पे राउंड ऑफ करने की
जरूरत पड़ी हमको, क्योंकि यहाँ 56 था, राउंड ऑफ नहीं था, तो इसलिए हमने यहाँ पे किया। ठीक है, तो फिर से आप देख लो इसको। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर दिया होगा सेक्शन के साथ तो 111A के साथ तो ही यहाँ पे लेना, अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिया है तो मत लेना। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाए उसका 15% आ जाएगा अगर सेक्शन के साथ दिया है तो। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन के साथ दिया हो ना दिया हो यहाँ पे आता है इस वाले सेक्शन में। दूसरी चीज, ये विदाउट इंडेक्सिंग होता है और ये विद इंडेक्सिंग होता है। ठीक, तो हम ऐसा मानते हैं कि जब क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन तो हम मानते हैं वो विद इंडेक्सिंग दिया हुआ है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 जो भी अमाउंट है उसका 20% निकाल के यहाँ पे लिख देना। फिर ये भी अगर सेक्शन के साथ दिया है तो ही लिखना होता है, इसका 10%। फिर विनिंग्स कुछ भी है तो उसका 30%। फिर रिमेनिंग अदर इनकम, टोटल इनकम में से ऊपर जो जो यूज हो चुका है वो वाले अमाउंट लेस कर देना आप। फिर आ जाएगा रिमेनिंग अदर इनकम, टोटल वाला लेस करना आप, जैसे मैंने भी बताया एग्जांपल में, ये मत लेस कर देना। फिर उसका 30% निकालोगे, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, फिर इन सबको ऐड कर देना, एक अमाउंट आएगा। फिर ऐड सरचार्ज, अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो इस वाले अमाउंट का 12% यहाँ पे ऐड कर देना तो कुछ अमाउंट आएगा। फिर लेस मार्जिनल रिलीफ, टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो इसको भी कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, जब आएगा तो बताऊंगा इसको कैसे करना है। ठीक है, तो इस अमाउंट में से लेस कर दोगे तो एक अमाउंट आएगा। ठीक, फिर ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, ये हमेशा जाता है। ये दोनों नहीं भी, अगर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं भी है टोटल इनकम तो भी जो भी यहाँ पे अमाउंट आ गया उसका 4% यहाँ लिखोगे, फिर आएगा आपका एक अमाउंट। और एक और चीज, वो अमाउंट आया जो भी आपका तो उसको हमको राउंड ऑफ टू 10 करना होता है। जैसे अगर ऐसा कुछ आंसर आया कि 72,956 तो इसको राउंड ऑफ कर दो 10th प्लेस तक, तो मैंने कर दिया यहाँ पे। अगर कुछ ऐसा आंसर आ जाए 83,200 या ऐसे कुछ, तो ये ऑलरेडी राउंड ऑफ है तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये आ गया आपका टैक्सेबल लायबिलिटी। तो अब आप देख लो फिर से एक बार क्वेश्चन को, चारों फॉर्मेट मैंने बता दिया। सबसे पहले क्या निकालना होता है, बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना हमने सीख लिया। उसके बाद बुक प्रॉफिट के बाद हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है, टोटल इनकम। तो हम ऐसे डालते हैं हेडिंग, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर बुक प्रॉफिट, फिर लेस लीस्ट ऑफ देम, इन दोनों में से जो भी लीस्ट होगा वो लेस करते हैं, बिजनेस इनकम आ गया। फिर ऐसे ही करके ऐड करके फिर ये जीटीआई और फिर लेस करके टोटल इनकम। फिर टोटल इनकम हमने सीख लिया। ठीक, फिर टोटल इनकम के इसी में हमको स्टैट्यूटरी लिमिट की जरूरत पड़ी थी तो वो भी हमने सीखा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमने सीखा थर्ड फॉर्मेट एलोकेशन ऑफ इनकम का। अगर लिखा है कंप्यूट द इनकम ऑफ पार्टनर्स तो वो एलोकेशन ऑफ इनकम ही आपको कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए, तो वो भी आप कैलकुलेट कर लोगे। फिर बोला टैक्स पेबल तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। तो चारों फॉर्मेट देखो, आप क्या करोगे कि हर क्वेश्चन में जब आप ये चारों फॉर्मेट साथ में यूज करोगे ना तो फिर आपको ये चारों फॉर्मेट बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो हम भी वही करेंगे कि चारों फॉर्मेट को किया जाएगा तो उससे अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये था जब फॉर्म फुलफिल करता है कंडीशन ऑफ सेक्शन 184। क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं भी है तो आप मानोगे कि वो सेक्शन 184 की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है और आप ये चारों के चारों बनाओगे। ठीक, अगर क्वेश्चन में लिख देता है कि फॉर्म डज नॉट फुलफिल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 184 तो उसका कुछ और करना है, वो अभी जस्ट बता रहा हूं। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, मैं पूरा फॉर्मेट आप लोग को दिखा दे रहा हूं। तो ये बुक प्रॉफिट का हो गया। बुक प्रॉफिट के बाद टोटल इनकम का फॉर्मेट का आप ले लो। ठीक है, बस यहीं तक है, ये टोटल इनकम तक। वो जो अभी नीचे आ गया था वो गलती से था। ठीक है, बस यहीं तक है। फिर एलोकेशन ऑफ इनकम का, फिर टैक्सेबल लायबिलिटी या फिर टैक्स पेएबल। पहला कंडीशन आपने पढ़ लिया, फॉर्म व्हेन फॉर्म फुलफिल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 184। सेकंड कंडीशन, व्हेन फॉर्म डज नॉट फुलफिल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 184।
टेंशन मत लेना, कुछ अलग फॉर्मेट नहीं है, बस कुछ चीजें हैं वो आप नोट डाउन कर लो यहाँ पे, फिर उसके बाद अभी बता भी दे रहा हूँ फॉर्मेट में कहाँ चेंज करना है। सेम फॉर्मेट रहेगा यही सब, बस कुछ चेंजेस रहेंगे वो अभी बता देता हूँ आपको। पहले लिख लो आप। सबसे पहली चीज ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये फुल्ली डिसअलाउ होगा, फुल्ली डिसअलाउ, ये भी फुल्ली डिसअलाउ होगा। भाई देखो, अभी मैंने जब बताया ये जब बुक प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर रहे थे और फॉर्म फुलफिल करता है जब कंडीशन सेक्शन 184 का क्वेश्चन में मेंशन हो चाहे ना मेंशन हो, हम मानते हैं फुलफिल है। जब पर्टिकुलरली मेंशन किया होगा कि नॉट फुलफिल, तब वो वाला भी करोगे जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो जब फुलफिल था तो हम क्या करते थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन इन एक्सेस ऑफ 12% लेते थे, ठीक। लेकिन जब क्वेश्चन में आपको मेंशन है कि फॉर्म डज नॉट फुलफिल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 184, तो यहां पे आप पूरा अमाउंट डिसअलाउ कर दोगे, ठीक है। जो भी कहने का मतलब 15% है चाहे 16% है, हमको उससे मतलब नहीं। 12% से एक्सेस है, 12% से कम है, ज्यादा है, हमको नहीं मतलब। पूरा फुल्ली इंटरेस्ट का अमाउंट डिसअलाउ होगा और यहां ऐड हो जाएगा। ध्यान रखना, जैसे पीजीबीपी में होता था ना कि पूरा ही अमाउंट हम ले लेते थे, वैसे ही नॉट फुलफिल वाले कंडीशन में भी पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट फुल्ली डिसअलाउ हो जाता है। समझ गए होगे आप? बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक। सब कुछ एकदम ऐसे ही रहेगा, यही फॉर्मेट रहेगा सेम, ठीक। नेक्स्ट, तो बुक प्रॉफिट में तो ये चेंज आएगा, आपने पढ़ लिया, बस एक यही चेंज है, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक। उसके बाद फिर आ जाओ टोटल इनकम में क्या चेंज है। टोटल इनकम में जो आपका बुक प्रॉफिट होता है ना, वही बिजनेस इनकम होगा। बुक प्रॉफिट ही बिजनेस इनकम हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, आते हैं यहाँ टोटल इनकम वाले फॉर्मेट में। यहाँ टोटल इनकम जब हम कैलकुलेट करते थे तो हम लिखते थे बुक प्रॉफिट, फिर उसमें से लेस करते थे लीस्ट ऑफ देम, और इन दोनों में से जो लीस्ट होता था तब आता था हमारा बिजनेस इनकम। लेकिन ये तब जब फॉर्म फुलफिल करेगा कंडीशन। जब फॉर्म फुलफिल नहीं करेगा कंडीशन सेक्शन 184 का, तो जो बुक प्रॉफिट आया होगा ना, यहां पे जो भी बुक प्रॉफिट आया होगा आप लिखोगे यहां पे बुक प्रॉफिट स्लैश बिजनेस इनकम, वही बिजनेस इनकम हो जाएगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है नॉट फुलफिल वाले में, ठीक है। समझ में आ गया? तो टोटल इनकम में ही बस एक चेंज है और बुक प्रॉफिट में ही बस एक ही चेंज था, ठीक। और एलोकेशन ऑफ इनकम जो है, एलोकेशन ऑफ इनकम वाला जो फॉर्मेट आपने पढ़ा ना, वो बनेगा ही नहीं, ठीक है। वो बनेगा ही नहीं नॉट फुलफिल वाले में। बाकी सब कुछ सेम, यानी कि टैक्सेबल लायबिलिटी जो है वो भी बनेगा एकदम सेम तरीके से, ठीक है। अब फिर से देखो, इसको मैं अलग से क्यों नहीं करा, अब आप भी समझ गए होगे, एक बार फिर से आप देख लो। जब फॉर्म फुलफिल करती है कंडीशन, तब तो आपने देख लिया कि कैसे क्या होगा, 4 फॉर्मेट बनता था, कैसे समझना है वो सब मैंने बता दिया एकदम अच्छे से। जब फॉर्म, अब देखते हैं जब फॉर्म नहीं फुलफिल करेगा, तो सेम जैसे बोल दिया क्वेश्चन में कि ए बी एन सी आर पार्टनर, और फॉर्म फुलफिल नहीं कर रहा है कंडीशन, तो आप कैसे करोगे? सेम यही फॉर्मेट जाएगा, नेट प्रॉफिट, ऐड लिखोगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस, लेस लिखोगे यही सब, और ऐसे करके आ जाएगा बुक प्रॉफिट। बस चेंज क्या होगा बुक प्रॉफिट में? एक चेंज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन फुल्ली डिसअलाउ होगा। 15% लिखा है तो भी पूरा ले लो, 16% लिखा है तो भी पूरा ले लो। कहने का मतलब एक्सेस वाला रूल मत लगाने लगना। बहुत माइनर सा चेंज है, लेकिन दिमाग से निकल जाता है एग्जाम में, आपके नहीं निकलना चाहिए। नॉट फुलफिल बोल दिया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन फुल्ली डिसअलाउ कर देना और यहां पे लिख लेना, ठीक। पूरा अमाउंट, बाकी कुछ भी चेंज नहीं आएगा, सेम फॉर्मेट। बुक प्रॉफिट आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे, टोटल इनकम में। टोटल इनकम में तो यहीं पे बस चेंज है, बुक प्रॉफिट के बाद हम ये सब लेस करते थे, स्टैट्यूटरी लिमिट निकालते थे, तब आता था बिजनेस इनकम, यही होता था ना। लेकिन जब फॉर्म डज नॉट फुलफिल, जब फॉर्म फुलफिल नहीं कर रही होगी कंडीशन, तो जो बुक प्रॉफिट आया है ना पीछे से, ये जो बुक प्रॉफिट आया है यही बिजनेस इनकम हो जाएगा। तो आप लिखोगे बुक प्रॉफिट स्लैश बिजनेस इनकम, और वो यहां पे लिख दोगे। कहने का मतलब ये सारा तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है,
ठीक, तो यही सीधे बिजनेस इनकम आ गया। उसके बाद बिजनेस इनकम के बाद जैसे ये है ऐड अदर इनकम लेस डिडक्शन, सेम, ध्यान रखना एकदम सेम है, ठीक है, ये टोटल इनकम तक, ठीक है। तो टोटल इनकम में बस एक चेंज, ये सारा चीज नहीं करना है, बुक प्रॉफिट ही बिजनेस इनकम आ गया, बाकी सब कुछ सेम है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, एलोकेशन ऑफ इनकम तो बनना ही नहीं है, छोड़ दो इसको, ठीक। फिर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल लायबिलिटी, ये बनेगा, बिल्कुल सेम तरीके से बनेगा, ठीक है, समझ गए होगे आप। जब फॉर्म फुलफिल नहीं करेगा कंडीशन, तो बुक प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल्ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन फुल्ली डिसअलाउ होगा और पूरा अमाउंट ऐड हो जाएगा, बाकी सारा चीज सेम रहेगा फॉर्मेट में। उसके बाद टोटल इनकम में बुक प्रॉफिट ही बिजनेस इनकम हो जाएगा, बाकी सब चीज ये सेम रहेगा। फिर एलोकेशन ऑफ इनकम नहीं बनता है, टैक्सेबल लायबिलिटी सेम प्रोसीजर से बनेगा, ठीक है। तो आप नॉट फुलफिल वाला भी समझ गए होंगे, और ये आप भी नोट डाउन कर लेना कि बुक प्रॉफिट में ये चेंज है, टोटल इनकम में बुक प्रॉफिट ही हमारा बिजनेस इनकम हो जाएगा, और फिर एलोकेशन ऑफ इनकम नहीं बनेगा, टैक्सेबल लायबिलिटी यही रहेगा। कुल मिला के इसमें एक चेंज है और इसमें एक चेंज है, तो ये दोनों आपको याद करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी हम जब फॉर्म फुलफिल वाला सारा क्वेश्चन अब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो हम अब आप क्या करना, इन सारे फॉर्मेट को एक जगह पहले, सबसे पहले तो एक कॉपी में अपने बना लो एकदम साफ तरीके से, ये चारों फॉर्मेट को, स्टैट्यूटरी लिमिट को ये बना लो। फिर उसके बाद फॉर्म डज नॉट फुलफिल रहेगा तो क्या क्या चेंजेस ये भी लिख लो, इतना पहले आप काम कर लो। उसके बाद ज्यादा हेडेक ना लेना आप कि याद नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, बस एक बार आप नोट डाउन कर लो, एक बार उसको रीड कर लो। बाकी उसके बाद जब हम हर क्वेश्चन में वही सेम फॉर्मेट करते रहते हैं ना, तो वो खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। हम सबसे पहले सारे क्वेश्चन कर लेंगे अपने, बहुत कम ही है क्वेश्चन, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल भी कर लेंगे, जिससे कि ये वाले चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन फंसे ना, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, बस आप फॉर्मेट बना लो सारा और एक बार बस रीड कर लेना, ज्यादा उसको रटने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन करते करते हो जाएगा, ठीक है।